हमारा अध्याय चल रहा था स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसमें हमने महाजनपद काल और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक हमारा चल रहा था, जिसमें कुछ बातें शेष रह गई। उसके बाद हम मौर्य और शासन पढ़ेंगे। अशोक का राज्यकाल, अशोक का शासनकाल कह सकते हैं हम 273 से 232 ईसा पूर्व तक। लेकिन अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व में, क्योंकि ये अशोक बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अपने 99 भाइयों की हत्या कर फिर अपना राज्याभिषेक करवाता है। बिंदुसार की मृत्यु 273 में हो चुकी थी और उसके बाद 269 में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। अशोक के बारे में हमने कुछ बात देख ली थी। अशोक का नाम अशोक गुजरा और मास्की अभिलेख से मिलता है। अशोक का नाम अशोक गुजरा और मास्की अभिलेख से मिलता है। इसकी उपाधियां अशोक ने उपाधियां धारण की थी। इसकी उपाधियां इसने देवानाम पिय और देवानाम यही वापिस देवानाम पियदस्सी, अशोक स्वयं को देवताओं का, इन उपाधियों के द्वारा अशोक स्वयं को देवताओं का प्रिय बताता है। देवानाम पिय और देवानाम पियदस्सी। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से होता है। विदिशा की राजकुमारी, उसकी एक अन्य रानी कारुवाकी का भी इसका विवाह राजकुमारी से होता है। एक अन्य रानी कारुवाकी का भी उल्लेख इसके अभिलेखों से मिलते हैं। अशोक ने ये प्रथम शासक था जिसने अभिलेख या स्तंभलेख, शिलालेख, जो भी हम कह सकते हैं, अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। और यह यूनानी शासक दारा से, इसकी प्रेरणा इसे कहां से मिली थी? दारा से, डायरियस प्रथम से, दारा, जिसका नाम क्या है? दारा। इसका अशोक के पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र इसके पुत्र और पुत्री थी, महेंद्र और संघमित्रा। इसके बाद हमने अशोक का धम देखा था। अशोक के धम में मनुष्य की या व्यक्ति की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का अशोक ने प्रतिपादन किया, उन्हें ही अशोक का दम कहा जाता है। अशोक ने दम, कलिंग युद्ध, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये एक युद्ध लड़ता है, कलिंग, जिसमें ये लगभग 1 लाख लोगों को मरवाता है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती थी। ये हम देख चुके हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है कलिंग। इसका शासक था नंदराज और इसकी राजधानी थी, कलिंग की राजधानी धौली या तौसली। ये लगभग या 1.5 लाख लोगों को, 1,50,000 लोगों को बंदी बना, घायल हो जाते इससे, और 1 लाख लोग मर जाते इस युद्ध में। इस युद्ध में अशोक बहरी घोष, मतलब युद्ध की नीति त्याग कर धम घोष, धार्मिक प्रवृत्ति, जिसमें धम क्या है? जिसमें पाप कर्म से निवृत्ति, मनुष्य के नैतिक कर्मों में उन्नति, बड़ों का आदर करना, जो भी आप अच्छी बातें लिख सकते हैं बोर्ड में। ये अशोक का दम महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसके बारे में आप लिखिए। बड़ों का आदर करना, इससे पहले
विहार या शिकार यात्राएं होती थी। अशोक से पहले जंगलों की यात्रा में शिकार के लिए जाते थे शासक, और इसने विहार यात्राएं शुरू करवाई, जिसमें ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना और बुजुर्गों वगैरह को स्वर्ण दान देना इसमें शामिल था। यहां तक हम देख चुके थे, अब हम इससे आगे देख रहे हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष बोध गया और लुम्बिनी, 10वें वर्ष और 20वें वर्ष बोध गया और लुम्बिनी, ये बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत बड़े स्थान है, इसलिए अशोक ने यहाँ की यात्राएं की। और एक अभिलेख मिलता है रुमनदेही अभिलेख। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ का कर टैक्स घटाकर इसने 1/8 से 1/4 से 1/8 कर दिया था। 1/4 से 1/8 कर दिया था कर। यहाँ का टैक्स घटाकर इसने 1/4 से 1/8 कर दिया था। अशोक के हमें 14 अभिलेख मिले, बड़े अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख कह सकते हैं, जिनमें सभी में धार्मिक और सामाजिक जानकारी मिलती है, जबकि रुमनदेही अभिलेख से हमें आर्थिक जानकारी मिलती है। अशोक के बारे में, अशोक के शासन से आर्थिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुमनदेही अभिलेख से। या आप कंपटीशन के एग्जाम से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट कर लीजिएगा। हमारा वीडियो 10th के लिए, 10th के विद्यार्थियों के साथ साथ कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अब धर्म के बाद देखते हैं अनुसंधान। अशोक ने अपने राज्य कर्मचारियों से हर 5 वर्ष अपने राज्य कर्मचारियों से हर 5वें वर्ष अशोक ने यात्राएं शुरू करवाई धर्म प्रसार के लिए। हर 5वें वर्ष धर्म यात्राएं शुरू करवाई धर्म प्रचार के लिए। धर्म को धर्म भी कह सकते हैं, धर्म, अशोक का धर्म। अनुसंधान। इसके बाद में हम देखते हैं धम्म महामात्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य था कि ये जनता में जाकर धर्म के बारे में जानकारी देता था, और कैदियों को, जो जेल में बंद कैदी थे, उन्हें रिहा करता था, और अपने जनता को अपने धार्मिक कर्तव्यों के बारे में बताता था। इसके बाद अभिलेख हम देख चुके हैं। अशोक का श्रीलंका का समकालीन शासक 23। ये अशोक का समकालीन श्रीलंका का शासक था। इसने अशोक को अपने राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष अशोक को आमंत्रित किया था, जिसमें अशोक ने बोधि वृक्ष लेकर अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा, और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। इसके अशोक के बाद हम उसके उत्तराधिकारी देखते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी सुसीम
अशोक के बाद लगभग इसके उत्तराधिकारी कमजोर ही होते हैं। सुसीम सुसीम दशरथ, एक अशोक की बात रह गई। दशरथ ने आजीविका के लिए आजीविका के लिए गुफाओं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने भी आजीविका संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका नाम है आजीविकों के लिए चौबार, कर्ण, विश्व चौबड़ी और सुदामा। इनका निर्माण अशोक ने करवाया था आजीविक संप्रदाय के लिए। अशोक बुद्ध धर्म अपनाने से पहले, मतलब हम कह सकते हैं कि अशोक बुद्ध धर्म अपनाने से पहले कल्हण की राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास है जिसमें कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार शैव धर्म का उपासक था, और उसके बाद में वह उपगुप्त और श्रवण निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपनाता है। कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार हमें मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में आकर भी बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी मिलती है। मोगलीपुत्र तीस कौन थे? मोगलीपुत्र तीस अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति होती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। अब हम अशोक के उत्तराधिकारी देख रहे हैं, जिसमें हम दशरथ को देखते हैं। दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया। और अब इसका अंतिम शासक वरीहदत्त, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। 185 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन या मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन, सब में विभक्ता। इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है? आचार्य चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है कि इसके मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसने राज्य के आचार्य चाणक्य ने राज्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं। महत्वपूर्ण अंग बताए कौन कौन से? राजा, दुर्ग, जनपद, कोश, राज्य कोश। राजा, दुर्ग, जनपद, कोश, अमात्य, राजा, दुर्ग, जनपद, कोश, अमात्य, मित्र और सेना।
एक नंबर का प्रश्न कंपटीशन में अगर पूछे तो ऐसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा आचार्य अर्थशास्त्र में बताए गए चाणक्य द्वारा उसमें से इसका भाग नहीं है। राजा, दुर्ग, जनपद, इसके अलावा कोई तीसरा आपको ऑप्शन दे देगा। सात, इन सातों में से देगा 3 और एक कोई अदर ऑप्शन दे देगा। इसे हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत ये आचार्य चाणक्य ने दिया था, सप्तांग सिद्धांत। इसके बाद में मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की तरह ही एक होती थी मंत्री परिषा। मंत्री परिषा, मंत्री परिषा, परिषा मंत्री। ये आज की मंत्री परिषद, मंत्री मौर्यकालीन प्रशासन में मंत्रिमंडल होता था, उसके अलावा परिषा मंत्री होती थी। ये आज की मंत्री परिषद की तरह ही है। मंत्रियों की नियुक्ति से पहले उनका एक परीक्षा या परीक्षण होता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते हैं। उपदा परीक्षण। उनका चारित्रिक परीक्षण चेक कर ही उन्हें नियुक्त किया जाता था। आचार्य चाणक्य ने 18 अर्थशास्त्र में 18 महत्वपूर्ण विभागों के बारे में, या मंत्रियों के बारे में, 18 महत्वपूर्ण मंत्रियों के बारे में बताया है। 18 जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थ। आपसे प्रश्न बन सकता है कि तीर्थ किसे कहा जाता है? आचार्य चाणक्य द्वारा बताए महत्वपूर्ण 18 मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता है। महत्वपूर्ण मंत्रियों में कौन कौन से होते थे देख लीजिए आप। समाहर्ता, इसका क्या कार्य होता था? समाहर्ता, इसका क्या कार्य होता था? आय व्यय का ब्यौरा रखना। आय व्यय का ब्यौरा रखना। आय व्यय का ब्यौरा रखना। बजट प्रस्तुत करना। इसके अलावा ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। इसके अलावा समाहर्ता के अलावा कौन सा और महत्वपूर्ण मंत्री था? सन्निदाता। समाहर्ता, उसके बाद सन्निदाता, उसके बाद अन्य 26 विभागों का भी उल्लेख मिलता है। सन्निदाता कोषाध्यक्ष होता था। 26 विभागों में और महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं सीताध्यक्ष, यह भूमि का अध्यक्ष होता है। लक्षणाध्यक्ष, इसका कार्य था मुद्रा जारी करना। मुद्रा मतलब रुपए, मुद्रा जारी करना। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे, जैसे कि पोतवाध्यक्ष, लूणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष,
इसके बाद हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय जो 5 प्रांत, पूरा शासन, पूरा राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था, 5 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों का महत्वपूर्ण अध्यक्ष कुमार होता था, जिसे हम राजा का पुत्र कह सकते हैं, या कोई राजा से संबंधित होता था जो प्रांतों का महत्वपूर्ण अध्यक्ष होता था। 5 प्रांत, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती राष्ट्र, और कलिंग, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी धौली या तौसली, ये इनकी राजधानियां थी। प्रांतों का मतलब हम आज के राज्य से ले सकते हैं, और केंद्रीय प्रशासन मतलब हम पूरे को, जो अशोक का जहां तक सीमाएं फैली हुई थी, जो अशोक की सीमा में क्षेत्र आता था, उसे पूरा, वह सभी 5 प्रांतों में विभक्त था। इसके बाद प्रांत जिलों में विभक्त थे। प्रांत किसमें विभक्त थे? जिला, जिसे विषय कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता था? विषय। और इसके अध्यक्ष को विषयपति, या इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? विषयपति। विषयपति के अधीन होते थे विषय, और एक प्रशासनिक अधिकारी, जिस तरह आज हमारे कलेक्टर वगैरह होते हैं नेताओं के अलावा, उसी तरह प्रशासनिक अधिकारी भी होता था, अधिकारी, जिसे स्थानिक कहा जाता है। यह समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक, जो समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। इसके अलावा एक और अध्यक्ष प्रदेष्ट्री, ये भी समाहर्ता के अधीन होता था। इसके बाद हम देखते हैं 10 गांवों की इकाई। 10 गांवों की इकाई मतलब हम कह सकते हैं ये प्रशासन, राज्य, प्रांत, जिस तरह केंद्र प्रांतों में विभाग था, प्रांतों के बाद जिला में विभाग था, और 10 गांवों के समूह को गोप कहते थे। 10 गांवों के समूह को गोप कहते थे। इसे हम सबसे छोटी इकाई वैसे गांव मान सकते हैं, लेकिन यह भी एक छोटी इकाई के रूप में है 10 गांव में। इसके बाद हम देखेंगे नगर प्रशासन। इसके बाद देख लेते हैं हम नगर प्रशासन। उसके बाद देख लेते हैं हम न्याय व्यवस्था। उसके बाद नगर प्रशासन, न्याय व्यवस्था,
और उसके बाद हम देख लेते हैं मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज, नगर प्रशासन। इसके अलावा हम देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन इसमें 30 सदस्यों की 30 नगर प्रशासन 6 सदस्यों 6 सदस्यों की 5 समितियों में विभक्त था। 5 समितियां थी जिसमें प्रत्येक में 6 सदस्य थे और कुल मिलाकर इस नगर प्रशासन में 30 सदस्य होते थे जो इसकी देख रेख करते थे। पहले देख लेते हैं। 5 सदस्य होते थे जो 6 समितियों में, 5 सदस्य होते थे जो 6 समितियों में विभक्त थे। 30 सदस्य, 6 समितियां और 5 सदस्य। 6 समितियां कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठी। छठी समिति। प्रथम, इनके कार्य क्या क्या थे? यहां से एक बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि मौर्य प्रशासन में जन्म मृत्यु का लेखा जोखा या ब्यौरा कौन रखता था? तो तृतीय समिति। जन्म मृत्यु, रीट में प्रश्न पूछा गया था कि जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखने का प्रथम उल्लेख हमें कहां से मिला है? मौर्य प्रशासन। जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखना या लेखा जोखा रखना। इसके अलावा द्वितीय समिति का कार्य था विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों या जो विदेशी आते थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रखना। प्रथम संबंधित था उद्योग और शिल्प से। उद्योग और शिल्प। उद्योग और शिल्प से संबंधित था। चतुर्थ में हम व्यापार वाणिज्य और वाणिज्य में व्यापार वाणिज्य का ध्यान रखता था। यह समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी। पंचम और चतुर्थ ये कर, बिक्री कर और छठी समिति विक्रय का 10वां हिस्सा वसूल करती थी। ये छठी समिति। पंचम भी कर से संबंधित, कर मतलब टैक्स से संबंधित थी। इसके बाद सैन्य व्यवस्था देख रहे हैं हम। मैगस्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी। 6 लाख की सेना थी जिसमें अश्व सेना, पैदल सेना, रथों से सुसज्जित सेना, रथ और अश्व सेना, हाथी सेना, ठीक है, ये सेना में विभिन्न थे। अब हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था मुख्य रूप से इसका करता था राजा होता था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालय थे। कंटक शोधन और धर्म स्थलीय।
इसमें दीवानी मामले आते थे और इसमें फौजदारी मामले आते थे। इसके बाद समाज के बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्थशास्त्र के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इसके अलावा भी आचार्य चाणक्य अन्य कुछ जातियों का भी उल्लेख करते हैं। एक मैगस्थनीज इंडिका पुस्तक का लेखक मैगस्थनीज, ये मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में बांट कर बताते हैं। 7 भागों में। आचार्य चाणक्य ने कितने भागों में? 4, और अर्थशास्त्र के अनुसार, और मैगस्थनीज ने 7 भागों में बांट कर बताया है, 7 जातियों में विभक्त बताया है। ये हमारा मौर्य प्रशासन हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुंग, सातवाहन, इनके बारे में पढ़ेंगे।